राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यूपीएसआई के लिए पीवाईक्यू लगा रहे हैं और आज जीके पीवाईक्यू का ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है, जहाँ पे हम जो पिछले पेपर्स में प्रीवियस ईयर्स में जो जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उनमें से जो टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं और साथ साथ हम उसके अलावा एडिशनल उससे जनरेटेड इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करने वाले हैं, जिससे जो है आपको बेहतर रिवीजन मिलेगा, एक प्रैक्टिस का मौका मिलेगा और आप अपने आप को बेहतर तैयार कर पाएंगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बिना देरी करे आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम है उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। थीम इज देयर इज नो ब्रिलियंस इक्वल टू नॉलेज। इसको समझना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि पूछता है सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम्स। सेक्शन 307 जो है आईपीसी का वो किससे जुड़ा हुआ है? थेफ्ट, चोरी से, रेप से, रायट से या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर से, किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 307 जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं थोड़े से और सेक्शन के जो आपको पता होना चाहिए, मर्डर से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो 300 जो है वो मर्डर से जुड़ा हुआ है, उसकी सज़ा 302 में दे रखी है। डाउरी, दहेज डेथ के लिए 304 बी है। मर्डर का मैंने बता दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर कितने हैं? 307 में है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है वो 309 में है। ठीक है, अबडक्शन, किसी को उठा लेना, वो 362 में है। किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट जो है 363 में है। रेप के लिए जो पनिशमेंट है वो आपकी 376 में। चोरी की जो सज़ा है वो 378 में है ना? चोरी के बारे में 378 में और उसकी जो सज़ा है वो 379 में। ओके, डकैती की जो पनिशमेंट है वो 395 में है। ठीक है, उसके अलावा चीटिंग फ्रॉड का केस जो है वो 415 में है सेक्शन। ओके, और धोखाधड़ी का जो केस है, फॉर्जरी का जो केस है वो आपका 465 में। ठीक है, और किसी को फंसा दिया, डिफेम कर दिया वो सेक्शन 499 में। तो ये कुछ सेक्शंस जो हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। इसलिए आपको ये सारे के सारे एक बार देखने हैं, सारे के सारे सेक्शंस। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको समझनी है और उसके हिसाब से जो है रिवाइज करना है, क्योंकि देखो सब चीज़ नहीं पूछी जाएगी। पर आपने देखा कि पहले ऑप्शन में थेफ्ट, रेप, रायट और अटेम्प्ट टू मर्डर पूछा हुआ है, तो इनसे रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो है आपको सेक्शंस पता होने चाहिए आईपीसी के द्वारा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन पूछता है इन विच स्टेट द फर्स्ट पुलिस रिफॉर्म कमिटी वॉज सेटअप आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा है कि आज़ादी के बाद जो है पहली पुलिस रिफॉर्म कमिटी जो है किस राज्य में बनाई गई थी? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या केरला? तो आपको पता होना चाहिए सबसे इंडिपेंडेंस के बाद पहली पुलिस रिफॉर्म कमिटी जो है वो केरला में बनाई गई थी या बनी थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं पुलिस रिफॉर्म की तो आपको कुछ कमिटीज पता होनी चाहिए, जैसे कि 1971 और 73 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी गोरे कमेटी। ठीक है, जो पुलिस ट्रेनिंग से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 77 से 81 में आती है वीर कमेटी या धर्मवीर कमेटी, जिसने नेशनल पुलिस कमीशन का गठन किया या रिकमेंड किया। फिर 1998 में रिबेरियो कमेटी जो है रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म की सारी कमेटी है। 2000 में पद्मनाभम कमेटी जो है ये भी पुलिस रिफॉर्म की है। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं मलिमत कमेटी है 2000 की, जस्टिस वीएस मलिमत कमेटी, ये क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म की बारे में है। ठीक है, मूसाहारी
जो कमेटी है वो रिव्यू कमेटी है, 2004 में बनाई गई थी। ये सारी की सारी जो है पुलिस रिफॉर्म से एसोसिएटेड कमेटी है। याद रखना है आपको, अगर सीक्वेंस में तो दे रखा है, फिर भी गौरी कमेटी, धर्मवीर कमेटी, ठीक है, रिबेरियो कमेटी, पद्मनाभम कमेटी, और क्या बोलते हैं, जस्टिस मलिमात कमेटी, और मुशाहारी रिव्यू कमेटी। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में ये पुलिस रिफॉर्म की कमिटीज पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि अभी अभी पुलिस रिफॉर्म से क्वेश्चन बना है। और मेन चीज़ है, यूपीएसआई का पेपर है, तो ज़रूरी है कि पुलिस से रिलेटेड जो है कमिटीज़, रिफॉर्म्स, जितनी सारी चीज़ें हैं, जस्टिस एक्ट वगैरह जो है, उन सब के बारे में पूछे जाने के सवाल आते हैं, कंटिन्यूसली आते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जीएस में भी आपका सर्कल जो है वो एक स्मॉल सर्कल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। When was the जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? तो जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट था वो कब इनेक्ट किया गया था इंडिया में, ठीक है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि उसने किसको रिप्लेस किया था, इससे पहले क्या था। तो याद रखना, ये 2015 में इनेक्ट किया गया था, और इसने रिप्लेस किया था 2000 वाले एक्ट को। इट रिप्लेस्ड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो 2000 वाला एक्ट था, 2000 वाला, ठीक है। ये चीज इसने इसको रिप्लेस किया। अब ये क्या बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 वाला इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसने बोला कि भैया जो 16 से 18 साल का जो ग्रुप है उसको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, उस एज ग्रुप को जो है क्या बोलते हैं, एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, विल बी ट्रीटेड एज एडल्ट। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए अगर कोई हेनियस क्राइम होता है तो उसमें 16 से 18 साल के बच्चों को सजा दी जाएगी। उसके अलावा इस 2015 वाले एक्ट में 2 मेजर एक्ट जुड़े हुए हैं, इसी के अंदर जुड़े हुए हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। पहला है आपका जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जिसके हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, या मैंने उसको सिर्फ बताया था कि कब हुआ था, ये कब आया था, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। कि मतलब कि अगर किसी को गोद लेते हैं तो उसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस कब तक सब कुछ इसमें दे रखा है, एक्ट ऑफ 1950। सेकंड जो है वो है गार्डियन एंड गार्डियंस एक्ट, गार्डियन एंड गार्जियंस एक्ट ऑफ 1890। ये दोनों के दोनों जो हैं इसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी और, तो ठीक है, बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ देखो कि ये क्या बोलते हैं, हीनियस क्राइम के लिए 16 से 18 साल के बच्चों को सजा दे सकती है, क्योंकि इनको एज अ एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो देखेगा, एक्सेस करेगा कि भैया जो बच्चा है, वो लड़का जो है वो माइनर में ट्रीट किया जाएगा कि एडल्ट में ट्रीट किया जाएगा। और अगर मतलब 16 से 18 साल के बच्चों को सज़ा होती है तो उनको कहाँ रखा जाएगा, उनके लिए जो है ये हर एक क्या बोलते हैं सीवीसी कमेटी और जेजेबी कमेटी बनाई गई है, जो उनको डिसाइड करेंगी कि भाई बच्चा जो है माइनर है कि मेजर है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। और एक प्राइमरी असेसमेंट होगा जिसमें तय किया जाएगा कि बच्चे की जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, और उसने किस कंडीशन में जो है क्राइम किया, ठीक है। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ये एक्सेस करेगा कि बच्चा माइनर है कि मेजर है, ठीक है। लेकिन जो चिल्ड्रंस कोर्ट है वो उसका फाइनल डिसीजन होगा, वो बोलेगा कि भैया जो बच्चा है ये मेजर में काउंट किया जाएगा कि एडल्ट में काउंट किया जाएगा, ओके। तो ये सारी जो है, ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है क्या बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट के 2015 के अंदर आती हैं। याद रखना है किसके लिए है, ये 18 साल से छोटे बच्चों के लिए है ये एक्ट। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, जिसमें से 16 से 18 साल के बच्चों का स्पेशल प्रोविजन है,
ये चीज़ हमको समझनी है कि उनको एडल्ट ट्रीट किया जाएगा और हीनियस क्राइम के लिए उनको सज़ा भी मिल सकती है। ओके, अब बात करते हैं, आगे आते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड अ न्यू DPSP दैट डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना, ये इन्वायरमेंट वाला जो प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट वाला जो फंडामेंटल DPSP है ये ऐड किया था? किसने किया था? 42nd, 38, ठीक है, 24th, 44th, या फिर क्या बोलते हैं, बस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उससे पहले हम 44th के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या हमने डिस्कस किया था 44th के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद आना चाहिए कि क्या बोलते हैं, ये इसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के किस में कर दिया था? किस में कर दिया था? ये 44th वाला है कि 42nd वाला है? ये भी आपको पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये 44th वाला नहीं है, ठीक है, हाँ 44th वाला है। इसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के जो है उसमें कर दिया था, लीगल राइट्स में 300A में, याद रखना ये चीज़। उसके अलावा इसने प्रेसिडेंट को ये बोला कि भैया अगर तुम्हें इमरजेंसी घोषित करनी है तो यू हैव टू गेट अ रिटन वो स्टेटमेंट फ्रॉम द काउंसिल, ठीक है, उसके बाद ही आप इमरजेंसी लगा सकते हो, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। पर इसी पे 38 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, इसने पहले एक रूल बताया था, ये बताया था कि जो प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं इमरजेंसी लगाएगा वो नॉन जस्टिसेबल होगी। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट इज नॉन जस्टिसेबल, ऐसा बोला किसने? 38 वाले ने। अच्छा, 24th वाले ने क्या बोला? 24th वाले ने बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है पार्लियामेंट में या हाउस में तो भाई प्रेसिडेंट को मैंडेटरी साइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो मना कर सकता है साइन करने से या साइन नहीं करेगा, उसको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझनी है। और साथ साथ उसने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ये भी बोला कि इसको अमेंड करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू साइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल and parliament can amend any part. Parliament has the power to amend. Parliament has the power to amend. अब कौन सा बच गया? हमारा एक ही बचा, दैट इज 42, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसने जो है प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े, ठीक है। आपको मैंने याद कराया था SIS से, वो चीज़ आपको याद रखनी है और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी ने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी 51A में, और इसी ने जो है 4 DPSP ऐड किए थे, ठीक है। यहाँ पूछा गया कि इन्वायरमेंट वाला जो DPSP है वो भी किसने ऐड किया था? वो भी इसने ऐड किया था। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 48A में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो 3 और इसने ऐड किए थे, एक आपका जो है कि पुअर वर्कर के लिए जो एड प्रोवाइड करनी है, टू प्रोवाइड दी एड फॉर पुअर वर्कर 39A वाला, ठीक है, और वर्कर यूनियन वाला 43A वाला, ठीक है। उसके अलावा कि अपॉर्चुनिटी एंड हेल्थ फॉर चिल्ड्रन, ये भी किसमें? 39F में, 39F में। ये 4 जो DPSP हैं ये 42nd अमेंडमेंट ने ही ऐड किया था। ओके, याद रहेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की, तो आपको कुछ याद होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वाला अमेंडमेंट जो कि लैंड रिफॉर्म की बात करता है और रेस्ट्रिक्शंस देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, कि आप हर चीज़ नहीं बोल सकते, है ना, हर चीज़ बोल के आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
ठीक है। सेवन्थ जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात करता है और यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि मतलब अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले जो है तेलंगाना क्रिएट हुआ, तो वो क्या पावर है वो इसी ने दी है। ठीक है। 10th वाला जो है 1961 वाला वो दादरा नगर हवेली को का इंक्लूजन करता है। 24th वाला मैंने अभी आपको बताया पावर देता है पार्लियामेंट को टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में मैंडेटरी है साइन करना। 25th वाला कर्टेल करता है राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है। उसके अलावा 42nd वाला मैंने आपको बताया कि प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई 51A में, आर्टिकल नंबर 51A में, ये चीज पता होनी चाहिए। 52nd वाला जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ उसने ऐड की। 61th वाले ने आपकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे चेंजेस किए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि पहले पता है वोटिंग की एज 21 थी, लेकिन उसको घटा के जो है 18 कर दी गई विद द हेल्प ऑफ 61st अमेंडमेंट 1989 पे। 73rd और 74th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 73rd ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन किया और यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का गठन हुआ, म्यूनसिपैलिटी का। ठीक है। 86 वाला बोलता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट होगा। ओके। और 103rd वाला बोलता है कि जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कोटा होगा, जहां पे 10% रिजर्वेशन जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि फैमिलीज इनकम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बताना चाहिए। उसके अलावा एक 97th वाला दे रखा है, नहीं दे रखा, यहाँ पे लिख लो, एक और लिख लो आप 97th वाला, क्योंकि हमने म्यूनसिपैलिटी की बात की, पंचायती राज सिस्टम की बात की। उसके अलावा एक 97th वाला भी है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2011। इसने जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड करी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इन आर्टिकल नंबर 43B, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा डीपीएसपी के बारे में आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि डीपीएसपी जो है क्या बोलते हैं, तीन तरह के होते हैं, सोशल इकोनॉमिक, गांधीयन और लिबरल। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हमने खुद से जो है उनको दिया है। अच्छा, कौन से आर्टिकल से, 36 से 51 आर्टिकल से हैं। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, एंड वो नॉन जस्टिसेबल हैं। दी सीक टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट है, उनको अंबेडकर द्वारा जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला गया था। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको डीपीएसपी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रोवाइड्स अंडर डैश ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, वो किस सेक्शन के द्वारा ये बोलता है कि सारे सिटीजन को राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है। सिटीजन की बात कर रहे हैं, ये चीज आपको समझनी है कि हम यहां पे सिटीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो 2F है, सेक्शन 2F है, वो तो इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है, डिफाइंस इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, कि इंफॉर्मेशन की क्या परिभाषा है अंडर आरटीआई एक्ट। जैसे कि आर्टिकल नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन का आपका स्टेट डिफाइन करता है। ठीक है, कि अगर मैं आगे हम जो है स्टेट का मेंशन करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 2J जो है ये आपका कि क्या बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेस होगा, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी द्वारा, सिटीजन के द्वारा नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन एस right to access information, right to access information held by public authorities, ये इसकी बात करता है। सेक्शन 5 तो आपके जो है PIOs होते हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ PIOs। तो बच गया कौन सा आपका, एक ही बचा है, सेक्शन नंबर 3, जो ये बोलता है कि सारे सिटीजन के पास ये अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन का। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा
RTI के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 15/6/2005 में लागू किया गया था। ठीक है, किस एक्ट नंबर 22 के अंडर आता है ये 2005 का। और प्रीवियसली इसके बाद अभी मतलब कि 2026 से पहले सबसे लेटेस्ट बार का अपडेट हुआ है इसमें, ये हुआ है 2019 में। ठीक है, कौन कौन सा सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है? सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 16 में। याद रखना RTI एक्ट में टोटल 6 चैप्टर है और 31 शेड्यूल सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपसे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछता है आपका RTI एक्ट। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया सेक्शन 5 जो है PIOs की अपॉइंटमेंट करता है। अच्छा, PIOs की मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। PIOs स्टैंड फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, सेक्शन 6 जो है वो बोलता है यू कैन रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। 6 का क्लॉज 3 जो है ट्रांसफर विद इन 5 डेज की बात करता है। सेक्शन 7 जो है डिस्पोजल ऑफ RTI एप्लीकेशन की बात करता है। ठीक है, वहीं सेक्शन 11 जो है वो थर्ड पार्टी प्रोसीजर की बात करता है। और याद रखना कि 18 और 19 जो सेक्शन है वो आपके कंप्लेन और डील से अपील से बात करते हैं, अपील की बारे में बात करता है कि आप मतलब कि किस केसेस में जो है कंप्लेन कर सकते हैं, किस केसेस में अपील कर सकते हैं। वहीं जो पेनल्टी लगती हैं वो सेक्शन 20 के अंदर आती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं और तो कुछ नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं दी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अच्छा, ये भी जो है किसके अंदर आता है? ये CIC जो है ये भी RTI एक्ट के अंदर आता है, RTI एक्ट ऑफ 2005। अब क्वेश्चन क्या है? दिस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड नॉट मोर देन डैश इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो जो CIC है, जो CIC कमीशन जो है उसमें एक आपका चीफ होगा और बाकी कितने अदर ऑफिसर्स होंगे, कमिश्नर्स होंगे, ये आपसे पूछा गया है। मतलब कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते, नॉट मोर देन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना 10 से ज़्यादा आपके अदर इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स नहीं हो सकते। एक चीज़ तो होगा ही होगा, प्लस 10 से ज़्यादा आपके ये नहीं हो सकते। अच्छा, ये CIC का जो काम क्या है? तो याद रखना कि जो हमने कंप्लेंट की बात की है ना, कंप्लेंट की बात की मैंने सेक्शन 18 और सेक्शन 19 में, उनसे डील करने का काम जो है वो CIC का है। टू एड्रेस अपील्स एंड कंप्लेंट। ठीक है, ये चीज अंडर RTI एक्ट, ये चीज आपको बताना चाहिए। उसके अलावा इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेगा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि पब्लिक लाइफ के बारे में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, साथ में एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल सर्विस, ये सब के बारे में उनको मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो CIC है वो उसका टेन्योर 3 साल होता है। ठीक है, इसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर सकता है, इसको रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकता है, पर ये याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट का साथ मिलकर एडवाइस, मतलब कि दोनों को साथ मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या CIC का जो है उसकी रिअपॉइंटमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। याद रखना कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, जो 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो CIC बन सकते हैं। ठीक है, पर एक CIC वापस CIC नहीं बन सकता। एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो वापस से दोबारा अपने 3 साल के बाद जो है उस पोस्ट पे नहीं आ सकता। लेकिन जो नीचे थे, जो 10 इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स थे, वो CIC बन सकते हैं। ठीक है, और पर इसको जो है फर्दर एम्प्लॉय किसी और फील्ड में कर सकते हैं। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसके पास पावर क्या होती है? पावर ऑफ सिविल कोर्ट वाइल इंक्वायरी, सिक्योर कंप्लायंस फ्रॉम अथॉरिटी, एक्सेस टू पब्लिक रिकॉर्ड और इम्पोज पेनल्टी। ये चार इसके पास जो पावर्स होती हैं। फंक्शन क्या है? ये रिकॉर्ड्स देखेगा
कि भाई जो कंप्लेन आई है, रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेन देखेगा कि जो कंप्लेन आई है उसका कहाँ से उसका जो जन्म हुआ है उस कंप्लेन का, वो पूरा रिकॉर्ड्स में चेक करेगा, है ना। और एनुअल रिपोर्ट्स भी ये तैयार करता है। ये सारे के सारे जो है CIC के काम हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 139AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैंडेटिंग लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड विथ पैन कार्ड वॉज चैलेंज इन द केस ऑफ। तो आधार कार्ड को जो पैन कार्ड से लिंक करने का चला था, है ना, उसके ऊपर एक इंसान ने केस किया था राइट टू प्राइवेसी को लेके, ठीक है। और जिसने मतलब कि सेक्शन 139AA को चैलेंज किया था इनकम टैक्स के। तो वो केस क्या था ये आपको पता होना चाहिए। द केस वॉज नन अदर देन बिनोय विश्वासम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये बहुत ही बड़ा केस था, तो इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। 2017 का ये लैंडमार्क केस था, ओके, याद रखना। जिसने सेक्शन 139AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को के ऊपर जो है केस किया था, जो कि बोलता है लिंकिंग आधार कार्ड विद पैन कार्ड। कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर रहे हैं वो जो है आपका आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी और 19(1)(g जो है राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन उसको वॉयलेट नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है टैक्स इन्वेजन से जो लोग मतलब बचते हैं उसके लिए ये एक टूल है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कौन सा साल था? 2017 वाला केस था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन को बचाने के लिए ये आधार पैन कार्ड लिंक के ज़रूरी है। इसके लिए ये जो है आपका राइट टू इक्वालिटी वाला जो आर्टिकल है वो वॉयलेट नहीं करता है, ठीक है। और वैसे तो वॉलंटरी है, बट फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक IT रिटर्न्स, है ना, उनके लिए ये, वैसे वालों के लिए ये मैंडेटरी है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जबकि बिनोय विश्वासम का मतलब कि केस क्यों हुआ था? केस इसलिए हुआ था कि आप क्या बोलते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर रहे हैं, तो वो हमारी राइट टू प्राइवेसी है, इन सबको जो है वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं जिसका गलत इस्तेमाल वगैरह हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए ये केस था और बहुत ही लैंडमार्क केस था, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। आगे आएंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स वर एस्टैब्लिश इन द ईयर। तो उत्तर प्रदेश के जो पंचायत राज जो वो है रूल्स, वो कब एस्टैब्लिश हुए थे? उससे पहले आप मुझे ये बताएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन से अमेंडमेंट से लाए गए थे और कहाँ कहाँ पे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कौन से आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक जिक्र है। तो याद रखना है, मैं लिखता हूँ, पंचायती राज जो है या भाई पंचायत वाला जो प्रोविजंस है वो कब स्टार्ट हुए थे? तो याद होना चाहिए 73rd अमेंडमेंट से ऐड किए गए, है ना। अच्छा, सबसे पहला राज्य कौन सा था जहाँ पे पंचायती राज पंचायत आई थी? तो याद रखना, फर्स्ट पंचायत अनऑफिशियल तौर पे जो है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मतलब पहला नागौर के जिले में पहली बार इसका जो है यूज़ किया गया था, ओके। 1959 की बात है ये, पर मतलब अनऑफिशियल तौर पे था, ठीक है। फिर देखा गया कि बहुत फ़ायदा हुआ इससे, तो 1992 में पंचायती राज का गठन कर दिया गया और ऑफिशियली तौर पे पहले राज्य कौन सा बना जहाँ पे पंचायत इंस्टीट्यूशन बनाए गए? दैट वाज आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बात कर रहा था मैं? 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट 1992 से पंचायती राज ऐड हुआ। एक डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 40, डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 40 में ऐड किया गया, और साथ साथ 11वें अनुसूची में जो है इसको ऐड किया गया पंचायत को। और ये जी आपको बताना चाहिए, पंचायती राज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में है? तो पार्ट नंबर 9 में है, और आर्टिकल नंबर 243
से 243 ओ तक है। उसके अलावा शेड्यूल जो 11 है, जो पंचायत की बात करता है, इसमें 28 आइटम्स हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पंचायती राज जो है 1992 में आया होगा, तो 1990 को आप ऑटोमेटिकली और 92 को अपने आप ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके बाद ही जो है उत्तर प्रदेश में आया होगा। पहली बार मैं बता दिया आंध्र प्रदेश में आया था। तो उत्तर प्रदेश में कब आया था? ये आया था 1994 में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ठीक है, नागौर, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कमिटीज़, मेहता कमेटी वगैरह जो है, ये सब ज़रूरी तो नहीं है। चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगर आगे सवाल बनता है तो। ठीक है, अभी के लिए बस आप पंचायत से रिलेटेड इतनी चीज़ें याद रखो। ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम envisaged to act as a catalyst to promote India export on sustained basis? तो कौन सी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है? इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्कीम, लेदर एक्सपोर्ट स्कीम, या प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, या फिर MAI स्कीम यानी कि मार्केट एक्सेस स्कीम? तो द आंसर वुड बी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, ये जो स्कीम है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, कब से स्टार्ट है? टिल 2020 तक है, विथ एन आउटले ऑफ 980 करोड़, ये इसका बजट है। और पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी होंगी? याद रखना, जर्मनी, रशिया, CZ, है ना, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप में रहेंगी फॉर फ्यूचर एनर्जी, इसकी थीम रहेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब MAI इनिशिएटिव क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म देता है, ये जो पार्टनर कंट्रीज हैं और इंडिया है उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ ट्रेड का। ठीक है, जिससे जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा और ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में इंडिया की ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, बाकी थोड़ा सा आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कौन सी स्कीम जो है किससे रिलेटेड है। आगे आते हैं, ये भी स्कीम से क्वेश्चन है। एज पर बजट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इंट्रोड्यूस फॉर अ सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर पेरिशेबल्स? अब पेरिशेबल्स क्या होते हैं? जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जो रिन्यूएबल नहीं है, उनको पेरिशेबल बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, या तो कोल्ड स्टोरेज हो, नहीं तो वो जो है ओवर द टाइम जो है ख़राब हो जाएंगी। जैसे दूध है, रखे रखे क्या दही बन जाता है, ख़राब हो जाता है। प्याज है, टमाटर है, रखे रखे सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो दीस आर पेरिशेबल्स। तो उनके लिए जो है, अब मान लो एक सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन का मतलब क्या है कि जैसे हर जगह पे सेम चीज़ नहीं मिलती है। जैसे केरला में कोकोनट ज़्यादा, साइड में कोकोनट वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे? नहीं। नॉर्थ ईस्ट में चाय ज़्यादा मिलती है, क्या वो साउथ में मिल जाएगी? नहीं, है ना। तो एक पूरे इंडिया में एक सीमलेस चेन हो, जिससे जो है कोल्ड सप्लाई जो है पेरिशेबल्स की वो सब तक पहुंच सके। तो वो कौन सी स्कीम जो है भारत में स्टार्ट हुई थी? याद रखना, दिस स्कीम वॉज किसान रेल। ठीक है, याद रखना, क्या बोलते हैं, किसान रेल कब स्टार्ट हुई थी? 2020 में। ठीक है, 2020 में अनाउंस हुई थी, अभी आपने देखा। और ये पहली मल्टी कॉमोडिटी ट्रेन थी। मल्टी कॉमोडिटी का मतलब क्या है? इसमें आप वीट हो गया, टमाटो हो गया, अनियन हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है उसका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। ठीक है, पहले क्या था? पहले जो है सिंगल कमोडिटी ट्रेन चलती थी, जैसे बनाना स्पेशल्स, जहाँ पे बनाना से लदी हुई ट्रेनें होंगी, वो सब चीज़ें। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है? दीज ट्रेन्स आर विथ रेफ्रिजरेटेड कोचेस, जो हेल्प करती है पेरिशेबल आइटम्स को लंबे टाइम तक स्टोर होने में, या थोड़े टाइम तक स्टोर होने में, जब तक वो दूसरी जगह नहीं पहुंच जाते। ठीक है, ऑल्सो these trains are step towards realizing the goal of doubling farmers income by 2022। अब सेम चीज है, मान लो
पंजाब में मटर की खेती हुई, ठीक है, मटर की खेती हुई। अब उन किसान को जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए सब मान लो कहीं और बेचना है, दिल्ली में बेचना है ताकि उसको अच्छा रेट मिले, लेकिन हो सकता है कि बारिश के चलते जो है नहीं ले जा पाया, उसका मटर सड़ गया, तो इसमें क्या है, फार्मर का लॉस हुआ। तो इसीलिए ऐसी ट्रेन चलाई गई जो रेफ्रिजरेटेड कोचेस से मिलकर बनी है, जहां पे जो है कमोडिटी का ट्रांसफर हो सकता है, साथ साथ उनको बिना खराब हुए, है ना, फिर वहां जाकर जो है दूसरे कोल्ड स्टोरेज में जमा हो जाएंगी वो, और फिर वहां से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, जिससे किसान को भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ये आप देख सकते हैं, ऐसी ट्रेन थी जहाँ पे जो है ये ट्रांसफर हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये जो ट्रेन में ट्रांसफर होगा, फिर ये ट्रेन जो है लोकेशन पर पहुँचेगी, फिर वहाँ से हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताओ फर्स्ट किसान ट्रेन कौन सी थी? फर्स्ट किसान ट्रेन, रेल ट्रेन बोल लो आप, तो याद रखना, डेट याद रखना, 7 अक्टूबर 2020 को चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? देवलाली से, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार को चली थी पहली रेल ट्रेन, किसान रेल ट्रेन। ठीक है, और फायदा क्या है ये आप देख सकते हैं, लेस टाइम एंड कॉस्ट इन कंपैरिजन टू रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो बस वगैरह हैं या फिर जो ट्रक वगैरह हैं उनसे कम टाइम लगता है और पैसे भी कम लगते हैं। और इससे क्या है, क्योंकि सामान जो है खराब होने से पहले दूसरी लोकेशन पर पहुंच रहा है, तो किसानों को जो है बेहतर प्राइस मिल सकता है, कम डैमेज हो सकता है। ट्रक में हो सकता है अगर टाइम से ना पहुंचे तो सामान सड़ जाए, आधा सामान सड़ जाए, आधा सामान बचे, तो ये जल्दी पहुंचा रही है ना, कम पैसे में पहुंचा रही हैं और इससे डैमेज भी कम हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से जो है फ्रूट्स जो है स्मॉल फार्मर्स जो है भेज सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, स्वीट लाइम हो गया, पॉमग्रेनेट अनार हो गया, वाटरमेलन हो गया, पपाया, गुआवा, टोमेटो, ये सब जो है। ठीक है, और साथ साथ क्या है कि भारतवर्ष में अब जैसे बना लो, आप ऐसे बना लो, ठीक है, हर जगह चाहे कोई भी जगह हो, एक बैलेंस बना रहेगा कि हर फ्रूट जो है हर जगह, हर वेजिटेबल जो है हर जगह मिलेगा। ये एक बैलेंस बना रहेगा सप्लाई का थ्रू आउट द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। तो ये चीज इसका फायदा है किसान रेल का। ओके, अब आते हैं आगे। The central or state government may make an order directing that any foreigner can be detained with a view to regulating his continuous presence in India under the provision of। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कौन सा सेक्शन ऐसा बोलता है कि किसी भी फॉरेनर को डिटेन किया जा सकता है अगर वो मतलब कि लंबे समय तक इंडिया में रह रहा है, तो मतलब कि ऐसा नहीं कि उसने कुछ किया हो, पर संदर्भ उसके बेसिस पे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, याद ही नहीं आ रहा, शब्द याद नहीं आता मुझे एकदम से, मतलब उस पर जो है संदेह के बेसिस पे किसी भी फॉरेनर को डिटेन किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल ऐसा बोलता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का? क्या वो 31(1)(b) है, 2C है, 5A है या 2B है? तो याद रखना, इट विल बी सेक्शन नंबर 31(b) ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलता है कि किसी भी फॉरेनर, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, फॉरेनर की बात की गई है, किसी भी फॉरेनर को हम जो है डिटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, आपको सेक्शंस पता होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन की बात करता है। ठीक है, थर्ड वाला बोलता है कि सर्टेन पर्सन्स को डिटेन कर सकते हो, जिसमें फॉरेनर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, किसी कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब सर्टेन पर्सन को आप डिटेन कर सकते हो, ऐसा बोला गया। और इसी का 3 का 1B जो है वो फॉरेनर्स की बात करता है, ये चीज आपको याद रखनी है, फॉरेनर्स को डिटेन करने की बात करता है। ठीक है, अब 5A इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है उन ग्राउंड्स की जहां पर डिटेंशन सेवरेबल है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके अलावा कितना मैक्सिमम पीरियड होगा ये बात करता है सेक्शन नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, टेम्पररी रिलीज आर्टिकल सेक्शन नंबर 15 बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकिंग इन गुड फेथ जो है ये आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर 16 बात करता है। और रिपील की बात करता है सेक्शन नंबर 18।
तो ये आपको सारे सेक्शंस जो हैं इंपॉर्टेंट वाले वो याद होने चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर जो मैंने मार्क किए हैं उनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और हाँ, आर्टिकल नंबर 6 तो मैं सेक्शन नंबर 6 तो भूल ही गया कि कुछ ग्राउंड्स पे जो है डिटेंशन आप नहीं कर सकते, कुछ किसी चीज़ पे किसी पर्सन पे आप डिटेंशन उनका नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से हैं, क्लॉजेस क्या क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये काम आपका है, ये आपको थोड़ा देखना है। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? अच्छा, ज्योतिबा फुले कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात, गार्डनर कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। इनकी वाइफ को भारत की पहली फीमेल टीचर बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो है बहुत सारा योगदान दिया, ठीक है। इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर गर्ल्स स्कूल भी खोले। तो इन्हीं के नाम पे जो है ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है रोहिलखंड में। आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में आती है और कब बनाई गई थी। तो ये 1975 में बनाई गई थी, ये याद रखना है। और कहाँ पे है? बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ज्योतिबा फुले की ये विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बरेली में। ओके, पिक्चर्स मैंने इसलिए लगा रखी ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। उसके अलावा इनकी बुक्स पता होनी चाहिए, ज्योतिबा फुले की, ज्योतिबा फुले की कंपोजिशंस पता होनी चाहिए, जैसे कि सार्वजनिक सत्यधर्म इन्होंने लिखी है। सार्वजनिक सत्यधर्म में कौन सी है? हाँ, सार्वजनिक सत्यधर्म इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और इनकी बुक है जो इन्होंने लिखी है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी को याद हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। कौन सी है? एक तो होगी सार्वजनिक सत्य धर्म, ये इनकी कंपोज सत्य धर्म। दूसरी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुलामगिरी। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने कौन सी संस्था का गठन किया था? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज का इन्होंने गठन किया था, फाउंडर थे ये। कब बना था ये? तो ये बना था 1873 में। इनकी वाइफ का नाम क्या है? सावित्री बाई फुले, जिसको भारत की पहली फीमेल टीचर कहा जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी। आगे आते हैं, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पहली बार किस राज्य में स्टेट असेंबली इलेक्शन में लाया गया था? अब ये है क्या, ठीक है, ये चीज आपको पहले देखना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस है बेसिकली, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। क्यों? ताकि एक ऐसा हेल्थी इन्वायरमेंट और पीसफुल एनवायरमेंट बन सके जहां पे मतलब कि जो स्मूथ इलेक्शन हो सके, ठीक है। मतलब कि बोला गया कि भैया जो है आप फलाना चीज़ के नाम पे जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फलाना चीज़ इलेक्शन में नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत चीज़ है। तो आपको एक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको भारत में इलेक्शन लड़ना है तो, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और उसी के बेसिस पे जो है कई पार्टीज को जो है डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहली बार कहाँ लाया था? ये केरला में आया था इन दी ईयर 1960, और जो वहाँ के केरला के स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे वहाँ पे लाया गया था पहली बार, ठीक है। आगे आते हैं, विच PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट गॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर 500 मेगावाट सोलर पार्क इन दी रिपब्लिक ऑफ माली। तो ये माली में किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था? SAI को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, भेल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, या फिर NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को, या फिर DRDO को? तो याद रखना ये मिला था, कौन सा है? सोलर का है, तो यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था 500 मेगावाट सोलर पार्क स्टैब्लिश करने का,
ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। आगे आते हैं, इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज में बी इस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बाय। तो इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज जो हैं सेटअप की जाएंगी, ऐसा कहा गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो 1986 में। किसके द्वारा की जाएंगी? तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, बेसिक चीज ये आपको पता होनी चाहिए, साथ साथ आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसने कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं करने की बात कही गई थी। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंदर आता है ये? तो ये आता है आर्टिकल 253 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो मिनिस्ट्री थी उसने क्या क्या बात की गई? उसने बात की गई डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ ईपीए, रिमूवल ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज पेनल्टी, क्योंकि मतलब कि पेनल्टी के तौर पे जो है आपको कैद भी हो सकती है, जेल में भी जा सकते हैं आप, तो उसका रिमूवल, मॉनिटरी पेनल्टी फॉर नॉट सबमिटिंग नीडेड रिपोर्ट्स ऑन टाइम, अगर रिपोर्ट जो है आपने टाइम पे सबमिट नहीं की तो आपको जो है पेनल्टी लग सकती है, मॉनिटरी मतलब पैसे में। क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, इन्वायरमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं या फिर कुछ वैसे लिए जाएं तो उसके लिए फंड चाहिए, तो उसी के लिए जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड होना चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला। ठीक है, अब कितनी पेनल्टी लगती थी ईपी के अंदर? तो ये पता होना चाहिए, इम्प्रिजमेंट अप टू 5 ईयर्स, ठीक है, या फिर 1 लाख रुपए का फाइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अप टू 5 ईयर्स की आपको सजा हो सकती है, या फिर 1 लाख का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स क्या, मतलब कि ड्रॉबैक्स का मतलब है कौन सी चीजें कवर नहीं करती। मेन पहली चीज है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं कवर करती, सेकेंड चीज है पॉल्यूटेंट्स को कवर नहीं करती। ठीक है, ये 2 एरिया हैं जहां पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कवर नहीं करता, उन पे चीजें नहीं हो सकती। उसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको 1986 में बता ही दिया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो क्या करता है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट। ऐसे ही एक वाटर एक्ट है 1974 का जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन करता है, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, और ये साथ साथ जो है ये कुछ कम्युनिटीज, कुछ बोर्ड्स को स्टैब्लिश करने की बात करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपी, सीबी, एसपी, सीबी। उसके अलावा एयर पोल्यूशन से बचने के लिए है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981। ठीक है, ये बोर्ड को एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करने को बोलता है, साथ साथ एमिशन कितने हो रहे हैं उसको चेक करने को बोलता है, उसको एनालाइज करने को बोलता है और रिपोर्ट भी भेजने को बोलता है। ठीक है, फिर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा कि आपके नाम समझ में आ रहा है, इट इज एक्ट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, साथ साथ नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाने की बात भी करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 वाला, ये जो है ये बोलता है कि आप भैया हर चीज के लिए फॉरेस्ट को काट नहीं सकते। ठीक है, और साथ साथ विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ये तो आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो ये 5 जो हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट हैं जिनके बारे में आगे सवाल पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिससे आप जो है एलिमिनेशन के थ्रू जो है क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, आगे आते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। अब देखो इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कितने सवाल पूछ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। एडवांस टैक्स इज पेबल, एडवांस टैक्स जो है वो पे करना है, ये किस चैप्टर में दिया गया है? प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17C, 6A, चैप्टर 2 या चैप्टर 10? तो याद रखना ये है चैप्टर 17C के अंतर्गत। ओके, एडवांस टैक्स की बात जो है चैप्टर 17 के अंतर्गत सब क्लॉज C में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स 1961 के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि 6 में क्या है, चैप्टर 6 में क्या है, वो एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस की बात की गई है।
ठीक है। वहीं चैप्टर 13 में इनकम टैक्स अथॉरिटीज की बात की गई है। असेसमेंट कैसा होगा वो बोला गया है चैप्टर 14 में, किस तरह से होगा। ठीक है। स्पेशल केसेस में क्या लायबिलिटी है वो चैप्टर 15 में बात की गई है। ठीक है। और चैप्टर 17 में क्या क्या बात की गई, मैंने बताया कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस। इसी का जो है पार्ट है 17C, जहां पे एडवांस टैक्स की बात की गई है, एडवांस टैक्स की बात की गई। तो ये चीज, रिफंड की बात जो है वो 19 में की गई है। अपील और कंप्लेन की बात जो है 20 में की गई है। पेनल्टी क्या क्या लगेगी, किस केस पे लगेगी, ये 21 में बोला गया है। और ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन की बात जो है 12 में की गई है। ये किसका है, इनकम टैक्स एक्ट का है। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं और एक बार इनको रिवाइज भी कर लो, जिससे जो है आप मतलब कि रिवाइज करने में बेनिफिट है ना, आप ही को बेनिफिट है। तो ये चीज है। ठीक है, आगे आएंगे। द लोड इन मोटरसाइकिल फिटेड विथ अ लाइट वेट कंटेनर सेड नॉट एक्सीड्स डैश के जी। अब देखो, अब क्या होता है, चीज समझो। आपने गांव वगैरह में देखा होगा, जैसे दूध वाले हैं, तो दूध वाले क्या करते हैं, बाइक से सिटी में डिलीवरी करते हैं और साइड में कंटेनर दूध के टांग लेते हैं। ठीक है, तो कानून के तहत ये सवाल पूछा गया है कि मोटरसाइकिल पे कितना वेट जो है, कितने से ज़्यादा वेट आप नहीं टांग सकते, वरना फाइन लगेगा। और कितना फाइन लगेगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओवरलोडिंग का बताया ना मैंने। ठीक है, कितना लगेगा ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, अगर आपने देखी होगी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो याद रखना 30 किलो से ज़्यादा मोटरसाइकिल पे आप नहीं लाद सकते। अगर लादेंगे तो आपको फाइन लग सकता है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज रिलेटेड टू डिसेंट्री। डिसेंट्री से कौन सी डिसीज जो है कौन सी डिसीज रिलेट करती है, एमीबाइसिस, अमीबा नहीं है, अमीबाइसिस है। ठीक है, स्कर्वी है, रिकेट है और नाइट्रोपोलिया है, नाइक्टालोपिया है, नाइक्टालोपिया। ठीक है, अब अच्छा, नाइक्टालोपिया क्या है एक्चुअली में, यही नाइट ब्लाइंडनेस है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। अब आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। बच गया एक ही ऑप्शन, दैट विल बी अमीबोबाइसिस, अमीबाइसिस। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कुछ चीज़ें। ठीक है, भले ही मेरी प्रोनाउंसिएशन कैसी भी हो, मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसे कि ये पैरासाइट के द्वारा कॉज की जाती है। ठीक है, पैरासाइट का नाम आपको पता होना चाहिए। आप साइंटिफिक नेम मैं सही ना ले पाऊँ, लेकिन ये एंटा अमीबा करके है, एंटा अमीबा, आई होप आई एम सेइंग द नेम राइट। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका ये पैरासाइट का नाम है। ये कॉज करता है ये डिसीज को। साथ में ये जो है डिसीज, ये भैया आपके गंदे खाने या गंदे पानी की वजह से फैलती है। ठीक है, फैलती है। साथ में कहाँ पे होती है, तो ये एक इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब क्योंकि हम जो है उसकी बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं डिसीज की, तो मैं आपको सारी विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी के नाम जो है याद करवाता हूं ताकि आपको रिकॉल हो सके। ठीक है, 3 चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे हम विटामिन के नाम, किस किस विटामिन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उनका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, और यहाँ पे होने वाली डिसीजेस, बीमारी, इस तरह से हम देखेंगे तो आपको आसानी से रिकॉल हो जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं ए, बी की नहीं करेंगे क्योंकि बी के बहुत सारे हैं, तो बी के हम नीचे कर लेंगे, ए सी डी ई के। ओके, अब बी की बात कर लेते हैं, तो B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9 और B12।
इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ए से क्या है, ए से आपका है रेटिनॉल। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब रात में ना दिखे, ऐसे याद कर लो, रातिनॉल कर लो याद, कैसे भी याद कर लो। क्या होता है इससे, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस। उसके बाद सी को, सी से हम क्या बोलते हैं, एब्सकॉर्बिक एसिड, एब्सकॉर्बिक एसिड। इससे क्या होती है, स्कर्वी, अभी हमने देखी। डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, इससे होती है रिकेट। ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, इससे होती है एंटी स्टेरिलिटी, बांझपन जिसे बोलते हैं हिंदी में, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, ठीक है। के जो है वो इसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं, और आपको पता है के जो है ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में हेल्प करता है, Q9, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में हेल्प करता है, सॉरी ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, रोकने में नहीं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। B1 जो है आपका, इसका नाम है थायमीन, ठीक है। इससे जो बीमारी होती है आपको पता होना चाहिए, हम बचपन से पढ़ते हैं, बेरी बेरी, ठीक है। B2 जो है आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, राइबोफ्लेविन, इसकी डिसीज नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछते नहीं है। B3 जो है नाइसिन, इससे जो बीमारियां होते हैं उनको हम D3 करके याद करते हैं। D3 मतलब 3 D हैं, डी डी डी। डी से है डर्मेटाइटिस, डायरिया, ठीक है, डिमेंशिया। D3 डिजीज जो है B3 से होती हैं। उसके बाद B5 का सिर्फ नाम पता होना चाहिए, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। 6 का भी नाम पता होना चाहिए, पायरोडक्सिन। 7 बायोटीन। अच्छा, बायोटीन की कमी से क्या होता है आपको ये तो पता होना चाहिए भैया, जो आपके टकले होते जाते हो आप, हेयर लॉस वगैरह जो होता है वो बायोटीन की कमी से होता है। B9 जो है इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड बोलते हैं, और इससे जो एक बीमारी होती है उसका नाम पता होना चाहिए आपको, इसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो न्यूबॉर्न बेबीज में होती है, ट्यूब डिफेक्ट। और 12 वालों को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। इससे कौन सी बीमारी होती है, इससे होती है परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया, ठीक है। तो ये सारे के सारी जो हैं विटामिन से होने वाली बीमारियां जो हैं, और साथ में उनका साइंटिफिक नेम जो है, ये सारे के सारे आपको रिवाइज हो जाने चाहिए, पता होने चाहिए, और अगर नहीं है तो एक बार जो है जो भी आप मिस कर रहे हो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। अब चलेंगे हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है ये बोलता है, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल और 2 और मोर देन 2, दिस कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेस। अगर मान लो एक पर्सन है जो कि जिसने कुछ गलतियां की हैं, एक हो या दो हो या 2 से ज़्यादा हो, उसने ऑफेंस किए हैं, तो कोर्ट ऐसे केस में उसको क्या सज़ा दे सकता है, टू द लोवेस्ट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब देयरफॉर, इन तीनों में से जो सबसे छोटी सज़ा है वो देगा, या फिर टू ओनली वन ऑफ द पनिशमेंट, जैसे 3 चोरी डकैती और किडनैपिंग वगैरह की है तो सिर्फ चोरी की सज़ा दे देगा, ऐसा नहीं है। ये वाला केस हमेशा ओनली वाले जो होते हैं ये गलत होते हैं हमेशा, ठीक है। टू दी सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर, जो मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो मतलब पनिशमेंट बैठ सकती है, सबको मिला के जो बैठ सकती है वो देगा, जो कड़क पनिशमेंट होगी। एंड टू ओनली द हाईएस्ट, यानी कि मतलब कि जैसे 3 उसने किया है, चोरी, डकैती और किडनैपिंग, तो सिर्फ किडनैपिंग की सबसे बड़ी सजा है वही देगा, इन दोनों के लिए, तीनों के लिए सबके एक ही सजा देगा, जो हाईएस्ट वाली है या जो लोवेस्ट वाली है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, उसको जो है सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, ताकि आगे चल के जो है वो सुधर सके, या फिर मतलब कि उसकी जो भी इसने गलती की है उसके लिए उसको सही सजा मिल सके। आगे आते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एरियाज अंडर 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
जो 5th शेड्यूल है भारत कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर किस स्टेट की बात की गई है, ठीक है, किस एरिया की बात की गई है? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड आपको पता है आर्टिकल नंबर, इसको स्पेशल स्टेट बोला गया था, आर्टिकल नंबर 370, स्टेट अंडर आर्टिकल 370, पर आपको पता है अब उसको रिवोक कर दिया गया है, ठीक है। केरला, गुजरात एंड तमिलनाडु, तो द आंसर वुड बी गुजरात। अब मैं आपको जो है शेड्यूल्स याद करवा देता हूँ। शेड्यूल्स याद करने की जो ट्रिक है, हम कैसे याद करते हैं, आपको पता होना चाहिए, पहले स्टार्टिंग में 8 थे, अब 11 है, अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए, ठीक है। उसको हम याद करते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से। ये शेड्यूल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, ये 9, 10, 11 और 12 जो है ऐड किए गए, ठीक है। पहला शेड्यूल जो है स्टेट एंड टेरिटरीज की बात करता है, दूसरा एमोलमेंट या फिर भत्ता या फिर सैलरी की बात करता है, तीसरा अफर्मेशन या फिर ओथ की बात करता है, 4th जो है राज्यसभा की सीट की बात करता है, ठीक है। 5th जो है शेड्यूल एरियाज की बात करता है, ठीक है। इसी 5th शेड्यूल के अंदर जो है गुजरात की बात की गई है, शेड्यूल एरियाज, ठीक है। 6th वाला जो है अदर शेड्यूल एरियाज की बात करता है, इसमें कौन कौन से राज्य होंगे, हमने एटीएम में मनी नहीं है उसकी उस ट्रिक से हमने याद किया था, है ना, अरुणाचल, त्रिपुरा, क्या बोलते हैं, मेघालय, है ना, और नागालैंड, पर इसमें जो है मणिपुर नहीं है, ये चीज़ आपको पता है। 7th जो है फेडरल लिस्ट या फिर उसकी बात करता है, लिस्ट की बात करता है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। 8th वाला जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, पहले कितनी थी, कितनी ऐड हुई है ना, और कौन कौन सी होगी ये आपको पता होना चाहिए। 9th वाला जो है लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है। 10th वाला जो है डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून की बात करता है, जिसके बारे में हमने देखा था। 11th वाला जो पंचायत की बात करता है, इसमें कितने आइटम्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया। और 12th वाला जो है म्यूनसिपैलिटी की बात करता है, इसमें कितने आइटम्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, फंक्शनल आइटम्स कितने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से टेरिटरी, ई से एमोलमेंट, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा की सीट, एस से शेड्यूल एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। ट्रिक याद रखनी है। अभी बस आपको इतना ही बताऊंगा, बाकी एक बार जो है आप खुद से थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिए। शेड्यूल एरियाज में कौन कौन से आते हैं, अदर शेड्यूल एरियाज में कौन कौन से आते हैं, जो लिस्ट है यूनियन स्टेट और वो कंकरेंट लिस्ट, उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज पहले कितनी थी, फिर कितनी ऐड हुई है, उसके बाद कितनी ऐड हुई है, ठीक है। ये चीज़ डिफेक्शन लॉ क्या बोलती है कि मतलब किस कंडीशन के तहत जो है किसी भी एमपी वगैरह या फिर उसकी सीट को जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है, एमपी वगैरह उन सबको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। पंचायत में जो मैंने आपको बताया था किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, म्यूनसिपालिटी 74th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, कितने फंक्शनल आइटम्स हैं पंचायत में, म्यूनसिपालिटी में कितने हैं, ये सारे के सारे आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। अगली बार अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो हम उसको जो है और अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप ये सेशन आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा, यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और कुछ आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हेल्प हुआ होगा, साथ साथ आपको थोड़ा सा एनालिसिस मिला होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं और मूल विधि वगैरह से कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने ऊपर बताया है। और जैसे जैसे हम क्लासेस आगे करेंगे वैसे वैसे जो है मैं आपको और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जिससे आप जो है जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जीएस भैया जो है डिफरेंस पैदा करता है बाकी सब बच्चों में, क्योंकि सबका हिंदी मैथ्स रीजनिंग सब कर लेते हैं, जीएस में सब फंसते हैं और जीएस ही आर या पार फंसाता है आपको, ठीक है। तो इसलिए जो है हम ये सीरीज लेके आए हैं। आई होप कि आप लास्ट तक सीरीज के बने रहिए और रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।